आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कवि मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत और पद्मावत का चौथा खंड जिसका शीर्षक है मानसरोदक खंड। इसके हम पहले पद पढ़ेंगे और उसके बाद में मैं उनका सार आपको समझाने का प्रयास करूँगी। आज हम 3 पद पढ़ेंगे और पहले पद और फिर उसका सार, फिर पद दूसरा नंबर का, फिर उसका सार। इस तरह से हम 3 पद आज पढ़ेंगे और बाकी के पद कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो लीजिए, पहले मैं मानसरोदक खंड का पहला जो है खंड पद, जो कि इस तरह से है। एक दिवस को न्यू तिथि आई, मानसरोदक चली अनहाई। पदुमावती सब सखी बुलाई, जनु फुलवारी सबे चली आई। कोई चंपा कोई कुंद सहेली, कोई सुकेत करना रस बेली। कोई सुगुलाल सुदर्शन राती, कोई बकौरी बकुचन विहसाती। कोई सुमौल श्री पुहपावती, कोई जाहि जूही सेवती। कोई सौन जरद ज्यों केसरी, कोई सिंगार हार नागेसरी। कोई कूजा सदबरग चंबेली, कोई कदम सुरस रस बेली। चली सबे मालती संग, फूले कमल कमोद। वेदि रहे गन गंधर्प बास, परिमल आमोद। तो पद्मावत में चौथा खंड मानसरोदक खंड और मानसरोदक खंड के पाठ्यांतर्गत 7 पद लिए गए हैं और इन 7 पद में ये पहला पद है और पद्मावत में इस पद की संख्या है 59। तो इस पद्मावत के 59वें पद का और मानसरोदक खंड के पहले पद का सार इस तरह से है। एक दिन कोई पूर्णिमा की तिथि आई और पद्मावती मानसरोवर के जल में नहाने चली। पद्मावती ने सब सखियों को बुलाया और वे सभी सखियां ऐसी प्रतीत हुईं मानो कोई फुलवारी ही उतर आई हो। कवि इसका प्राकृतिक सुंदर चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि ये सखियाँ, कोई सखी इनमें चंपा, कोई कुंद, कोई केतकी, कोई करना, कोई रसबेली की भांति थी और कोई लाल गुलाल या सुदर्शन के फूल जैसी थी। कोई गुल बकावली के गुच्छों के समान हंसती थी, कोई मौलसरी की भांति पुष्पों से लदी थी। कोई जाति और कोई यूथिका एवं सेवती के पुष्पों की तरह दिखाई देती थी। कोई सोनजरद, कोई केसर के समान थी, कोई हरसिंगार और नाग केसर जैसी थी। इतना ही नहीं, कोई कूजा के फूल, कोई हजारा गेंदा के फूल और कोई चमेली के फूल जैसी सुंदर, आकर्षक और कोमल थी। कोई कदम्ब या सुंदर रसबेल जैसी ही दिखाई देती थी। वे सब मालती के साथ चलीं, मानो कमल के साथ कोकाबेली खिल रही हों। उनके सुंदर सौरभ से भौरों के समूह वहीं आबद्ध हो गए, बिंध कर रह गए। तो ये था मानसरोदक खंड का पाठ्यांतर्गत पहला पद और अब हम दूसरे पद का सार समझेंगे। तो पहले पद देखिए। खेलत मान सरोवर गई, जाई पाल पर ठाड़ी भई। देखी सरोवर रह सही केली, पद्मावती सौ कहई सही सलेली। ए रानी मन देखु बिचारी, एह नैहर रहना दिनचारी। जो लही अहे पिता कर राजू, खेली लेहूँ जो खेलहूँ आजू। पुनि सासुर हम गौनब काली, कित हम कित अह सरवर पाली। कित आवन पुनि अपने हाथा, कित मिली कै खेलब एक साथा। सासु ननद बोलिह ज्यों लेही, दारुन ससुर न आवे देही। पियू पियार सब ऊपर सो, पुनि करे दऊँ काह,
कहूँ सुख राखे कि दुख दहूँ कस जरम निबाह। आपको पता ही है जायसी की भाषा है अवधी, तो अवधी भाषा में लिखा ये सुंदर पद किस विषय में है कि जब ये सब सखियाँ मिल कर के मानसरोवर गईं और वहाँ पर खड़ी हो गईं तो आपस में अपने पीहर और ससुराल की बातें करने लगी। तो सखियाँ कहती हैं, क्रीड़ा करती हुई वे मानसरोवर पर गईं और जाकर उसके किनारे पर खड़ी हो गईं। सरोवर की सुंदरता देख वे सहेलियाँ खेलने के लिए मचलने लगीं और पद्मावती से बोलीं, हे रानी, मन में विचार कर देखो, यहाँ पिता के घर हमें 4 दिन रहना है। और 4 दिन का मतलब अल्पकाल के लिए ही रहना है। जब तक पिता का राज है, जो खेलना चाहो आज हम जी भरकर खेल लें, फिर कल हम जब ससुराल चली जाएंगी, फिर कहाँ हम और कहाँ यह सरोवर की पाल या सरोवर का किनारा, फिर आना अपने हाथ कहाँ और कहाँ एक साथ मिलकर खेलना लिखा है। फिर तो सासू और ननद बोलियों की मार से प्राण ही ले लेंगी और कठोर ससुर का अनुशासन हमें पीहर आने ही नहीं देगा। अंत में प्यारा प्रियतम इन सब से ऊपर होता है, वह भी न जाने कैसा व्यवहार करेगा, न जाने सुख से रखेगा या दुख से, न जाने कैसे जन्म भर निर्वाह होगा। तो ये कहते हुए सखियाँ आपस में वार्तालाप करने लगी। अब है पद संख्या 3 का सार। मिलहि रहसि सब चढ़ई हिंडोरी, झूली लेहि सुख बारी भोरी, झूली लेहु नैहर जब ताई, फिर नहीं झूलन देहि साई, पुनि सासुर ले राखी तहाँ, नैहर चाह न पाऊब जहाँ, कित यह धूप कहाँ यह छाओ, रहब सखी बिनु मंदिर माहूँ, गुण पूछियों लाई ही दोखूँ, कौन उत्तर पाऊब तह मोखूँ, सासु ननद के बोह सिकोरे, रहब संकोचि दुवो कर जोरे, कित यह रहसी जो आऊब करना, ससुरेई अंत जन्म दुख भरना, कित नैहर पुनि आऊब कित ससुर यह खेल, आप कह होहि परब पंखी जब डेल। तो इस पद का सार ये है कि ये सभी सखियों का वार्तालाप चलता रहा और वे आपस में बात करने लगी कि आओ हम सब मिलकर के झूला झूल लें। ये झूलने का सुख हम बारी बारी से ले लेते हैं, क्योंकि जब तक हम इस मायके में हैं, नैहर में हैं, तब तक हम खुल कर के झूला झूल सकते हैं। फिर ससुराल जाने के पश्चात हमें कौन झूला झूलने देगा, अर्थात उसके पश्चात हम झूला नहीं झूल पाएंगे। पता नहीं वहाँ पर ससुर आदि हमें कैसे रखेंगे, चाहकर भी हम शायद नैहर मायके में आ ही नहीं पाएंगे। फिर हे सखियों, कहाँ ये धूप नसीब होगी, कहाँ ये छाया का सुख प्राप्त होगा। वहाँ हमें अपने घर में ही रहना होगा। ना हमारे गुणों को देखा जाएगा, हम पर दोष भी लगाए जा सकते हैं और प्रत्युत्तर स्वरूप हमें चुप और शांत और धैर्य का ही परिचय देना होगा। सास नंदे भी हमारे प्रति मोह सिकोड़ेंगी, अर्थात हमारे प्रति जो है सहज नहीं रहेंगी और हमें भी वहाँ पर बहुत ही विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ करके रहना होगा। ऐसा रहन सहन यानी कि पिता के घर के रहन सहन और ससुराल के घर के रहन सहन में बहुत अंतर आ जाएगा। पता नहीं हमें दुख लिखा है या सुख लिखा है, पता नहीं हम मायके फिर कब आएंगे और कब ये ऐसे खेल हम मिलकर के खेल पाएंगे। इसलिए जब तक हम अपने मायके में हैं तब तक हम यहाँ पर स्वतंत्रतापूर्वक पंछियों की भांति अपने खेल सकते हैं। तो ये था आज के तीनों पदों का पदसार। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर में हम अगले पदों को लेकर के फिर प्रस्तुत होंगे।
तब तक के लिए नमस्कार।